एज एन बिगनर आर्टिस्ट अगर आपको भी लगता है कि केवल फाइनल आर्ट वर्क बनाते रहने से आपकी आर्ट की स्किल इंप्रूव हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल आर्ट वर्क बना रहे होते हो तो आप एक लंबी प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, कुछ घंटों की, 4 घंटों की, 6 घंटों की, कई बार इससे भी ज़्यादा। तो उस प्रोसेस के दौरान आप केवल जो ड्राइंग वाला पार्ट है उस पर केवल एक बार ही काम कर रहे थे और बाकी के टाइम आप अलग अलग प्रोसेस पर काम कर रहे थे, ब्लेंडिंग पर, डिटेलिंग पर, कलरिंग पर, अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे थे। अब स्टार्टिंग में जरूरी होता है कि जो हमारा ड्राइंग वाला पार्ट है, जो बेस है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि अगर हमारा बेस जो ड्राइंग वाला पार्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो हम उसके ऊपर एक के बाद एक जो मंजिल उठा रहे हैं, हम शेडिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग, डिटेलिंग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो उस चीज़ को और ज़्यादा खराब ही दिखाएगी। अब जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं तो जो ड्राइंग वाला पार्ट है उसे हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट कर पा रहे होते हैं, जिससे जो हमारा ड्राइंग वाला पार्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही फास्ट आती है। अब आप जिन आर्टिस्टों को देख भी रहे होते हो, जिनके फाइनल आर्ट वर्क देख रहे होते हो, उनसे इंस्पायर हो रहे होते हो कि मैं भी फाइनल आर्ट वर्क बनाऊँ, तो इस बात को समझिए, आप जो फाइनल आर्ट वर्क देख रहे हैं वो केवल वही फाइनल आर्ट वर्क हैं जो वहाँ पर पोस्ट किए गए हैं उस सोशल मीडिया पर। और जो बाकी बिहाइंड द सीन जो चल रहा है, जो डेली बेस पे स्केचिंग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हो। लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ आती है वो बिहाइंड द सीन जो डेली बेस पे स्केचिंग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में बात की है जो ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट करते हैं स्केचिंग करते वक्त। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मटेरियल के बारे में बता दूँ। जो पेपर मैं अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो जीरोक्स पेपर है, जो कि नॉर्मली फोटोकॉपी के लिए यूज होता है। और मैं यहाँ पर एक पेन यूज कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल सा पेन है, आप इसकी जगह पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। अब मटेरियल्स बताने का रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि जब भी स्केचिंग के लिए कहा जाता है बिना आर्टिस्टों को तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि स्केचिंग के लिए बेस्ट पेपर कौन सा है, बेस्ट पेंसिल कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी चीज़ से आप लाइन को ड्रॉ कर सको और जिस भी चीज़ पर आप लाइन को ड्रॉ कर सको वो चीज़ आपके लिए सही है स्केचिंग करने के लिए। चाहे वो आपकी नॉर्मल सी कॉपी ही क्यों ना हो, उस पर आप आराम से स्केचेस बना सकते हैं। आप यहाँ पर फाइनल वर्क नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम दिखाने के लिए नहीं बना रहे, आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आपको केवल अपनी लाइन की प्रैक्टिस करनी है, लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, उन सारी चीज़ों को क्विक जज करके ड्रॉ करना है बस। तो यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं वो मैटर नहीं करते। आप कोई सी भी पेंसिल यूज़ करो, कोई सा भी पेपर यूज़ करो, आप नॉर्मल सी कॉपी अपनी यूज़ करो, पेन यूज़ करो, नॉर्मल सी पेंसिल यूज़ करो, आप कोई से भी मटेरियल्स यूज़ करो। तो ज़रूरी है यहाँ पर अपनी लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन, इन सारी चीज़ों को देखना। अब जब हम कहते हैं स्केच तो स्केच का मतलब ही यही होता है कि हम बिना डिटेल में जाए उसके लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, उन सारी चीज़ों को क्विक ड्रॉ करें। स्केच का मतलब है हम क्विक ड्रॉ करें बिना डिटेल्स में जाए। अब मैं यहाँ पर लाइन्स, एंगल्स को जज कर रहा हूँ क्विक, और उसे क्विक ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पर हेड आएगा, यहाँ पर हाथ आएगा, तो मैं क्विक मार्किंग लगा रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी और मैं फिर बाद में उसमें हैचिंग धीरे धीरे ऐड करूँगा। तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम कहते तो स्केच है कि हमने स्केच बनाया, लेकिन हम डायरेक्ट उसमें डिटेल में जाने लगते हैं। हमने हेड बनाया तो हम धीरे धीरे उसमें आँख बनाने लगते हैं, आँख में क्या हाईलाइट है उसको देखने लगते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने हेड बनाया तो उसमें सीधे आँख नहीं बनाने लगा, ना मैं हाथ बनाया तो उसमें सीधे उंगली बनाने लगा। मैंने मार्किंग लगाई कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ इस एंगल में है और ये चीज़ यहाँ पर आएगी, तो मैंने पहले मार्किंग लगा ली। अब ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट ये गलती करते हैं, जब भी वो स्केच बना रहे होते हैं तो उसे वो धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से वो उसे उसमें ऑटोमेटिकली डिटेल्स देखने लगते हैं। और जब हम उसमें डिटेल्स देखने लगते हो तो जाने अनजाने में आप उससे एक फाइनल आर्ट वर्क की तरह ट्रीट करने लगते हो। आप फिर स्केच नहीं बना रहे होते हो, आप स्केच को फाइनल आर्ट वर्क की तरह ट्रीट कर रहे होते हो। अब आपको डिटेल्स नहीं देखने लगना है, आप चाहो तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हो, बस लाइन्स को ड्रॉ किया, क्विक लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन को जज किया और उसे यहीं पर छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसमें हैचिंग ऐड करूँगा, जिससे इसमें थोड़ा सा डेप्थ आ सके, वैल्यू को समझते हुए कि कौन सी चीज़ डार्क है, कौन सी चीज़ लाइट है। अब जब मैंने हाथ को थोड़ी सी डार्कनेस ऐड कर दी है हैचिंग देकर, तो जो कपड़े हैं वो इससे लाइट दिखेंगे, जिससे थोड़ा सा इसमें डेप्थ आएगा। तो इससे हम जब इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कपड़े हैं वो हाथ से थोड़ा सा लाइट हैं। अब जब हम किसी भी आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही ज़्यादा क्विक ड्रॉ करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके लिए कुछ और सीखना पड़ता होगा। हम सोचते हैं हमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रॉ करना सीखना है, क्विक ड्रॉ करना सीखना है। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं, आपकी स्टार्टिंग में जो स्पीड है ड्रॉ करने की वो स्लो ही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा क्विक नहीं ड्रॉ करने लगोगे
और जो आप आर्टिस्टों को देख रहे होते होगी जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्रॉ कर पा रहे होते हैं, क्विक ड्रॉ कर पा रहे होते हैं सीधे कर्व का यूज करके। लेकिन वहाँ पर भी जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हमने सीखे, जो ड्राइंग में सीखे हमने कि वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, उसमें रिलेशनशिप को देखना है, एक दूसरे चीज़ों को कंपेयर करना है कि कौन चीज़ एक दूसरे के कंपेरिजन में चीज़ें कितनी बड़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी चल रही होती हैं। लेकिन होता ये है कि उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके होते हैं वो, अब उन्हें हर बार चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में नहीं देखना पड़ता है, वो हर बार चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, हर बार उसमें स्ट्रेट लाइन से उसमें रिलेशन नहीं देख रहे होते हैं। अब वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन वो उनके दिमाग में हो रही होती हैं। अब वो प्रोसेस इतनी फास्ट हो चुकी होती है कि वो सीधे कर्व का यूज़ कर रहे होते हैं, वो स्टेज वो स्किप हो रही होती है और आपको कर्व का यूज़ करते हुए वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था तब वो भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, सीधे इस तरह कर्व का यूज़ नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन में प्रैक्टिस कर रहे थे सीधे। तो ये चीज़ समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। और ये चीज़ सेम इसी तरह से जैसे कि जब हम छोटे थे तो हम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मारते थे कि 2 + 2 4 होता है, 4 3 7 होता है तो हम उंगलियों से गिनते थे कि 1 2 3 4 हम ऐसे गिनते थे। तब हमें ये चीज़ बहुत ही हार्ड लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस की तो जब वो चीज़ अब हमारे सामने आती है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं हाँ 2 + 2 4 होता है, 4 3 7 होता है। अब वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी होती है क्योंकि हमने उस चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। अब आपको इस तरह के स्केचेस की प्रैक्टिस डेली बेस पे करनी है। अब जब हम इस तरह की स्केचेस की प्रैक्टिस डेली बेस पे करोगे तो जो आपकी फ्री हैंड ड्राइंग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंप्रूव होगी। क्योंकि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो, इस तरह से स्केचेस बनाते हो तो आप कम समय के अंदर ज़्यादा बार उस ड्राइंग वाले पार्ट को रिपीट कर पाते हैं, जिससे जो आपकी ड्राइंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, बहुत ही फास्ट इम्प्रूव होती है। अब यहाँ पर मुझे हर एक स्केच में लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम लग रहा है। यहाँ पर मैंने स्पीड को थोड़ा फास्ट किया है लेकिन मुझे हर स्केच में 7 से 8 मिनट का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगा पा रहे होते हैं इस ड्राइंग वाले पार्ट का, जिससे ये चीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है धीरे धीरे। और स्टार्टिंग में ज़रूरी होता ही यही है कि जो हमारा ड्राइंग वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि बाकी की चीज़ें उसके बाद आएंगी। अगर हमारा ड्राइंग वाला पार्ट ही सही नहीं हुआ तो आगे की चीज़ें गलत ही दिखेंगी। तो इस तरह के स्केचेस कीजिए डेली बेस पे, आधा या 1 घंटा निकाल कर इस तरह के स्केचेस कीजिए, क्योंकि जो एक्चुअल ग्रोथ है वो यहाँ से आएगी इन स्केचेस से, ना कि फाइनल वर्क से। जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है वो ये होती है कि हम आर्टिस्टों को देख रहे होते हैं, फाइनल वर्क उनके देख रहे होते हैं, डिटेल्ड, हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिज्म, इस तरह की जब हम वर्क देखते हैं तो हमें लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो केवल इसी तरह के वर्क बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को लॉजिकली अच्छे से समझिए कि कोई भी आर्टवर्क वहाँ पर पोस्ट हो रहा है या कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी आर्टवर्क अपना पोस्ट कर रहे हैं, तो वही आर्टवर्क पोस्ट कर रहे हैं जो अच्छा है, जो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उस पर लाइक ज़्यादा आएंगे, उस पर कमेंट ज़्यादा आएंगे, वो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर वो पोस्ट करते हैं। अगर वो वहाँ पर इस तरह के स्केचेस पोस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कम लाइक्स आएंगे, कम कमेंट्स आएंगे, कम लोग उसे पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे स्केचेस वहाँ पर पोस्ट नहीं करेंगे जो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा हूँ ड्रॉ करते हुए। लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ आती है वो वहाँ से नहीं आती है जो हम फाइनल वर्क देखते हैं उनके सोशल मीडिया पर। हमें लगता है कि वो ऐसे ही बनाते हैं वर्क, लेकिन एक्चुअल में जो वो डेली बेस पे स्केचेस कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, एक्चुअल ग्रोथ वहाँ से आती है। ये चीज़ आप खुद सोचिए कि आपका इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक है, तो वहाँ पर आप कैसा फ़ोटो अपना अपलोड करोगे? कोई अच्छा सा फ़ोटो अपलोड करोगे जहाँ पर आप अच्छे स्माइल के साथ एक अच्छा सा पोज दे रहे हो, तो वहाँ पर वैसा आप फ़ोटो अपलोड करोगे जो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे। तो और कोई भी वो ऐसा ही करेंगे कि वहाँ पर वो आर्टवर्क अपलोड हो रहे हों जो अच्छे हों, जो उनके फाइनल आर्टवर्क हों, ना कि जो वो डेली बेस स्केचेस कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल ग्रोथ आती है वो इन डेली बेस पे स्केचेस जो कर रहे हैं वो आर्टिस्ट, वहाँ से आती है। अब वो चीज़ वो बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि वो केवल फाइनल वर्क ही बना रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के स्केचेस डेली बेस पे कर रहे होते हैं। अब जब आप इस तरह के स्केचेस डेली बेस पे करोगे तो ये चीज़ आपके आर्टवर्क को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। जो चीज़ आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो वो चीज़ आपके आर्टवर्क में आपको दिखेगी फाइनल आर्टवर्क में बाद में। तो जब आप इस तरह के स्केचेस करते हो डेली बेस पर तो ये चीज़ आपकी फ्री हैंड ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करता है। और जब आप इस तरह के स्केचेस करते रहोगे
तो ये चीज़ आपकी जो लाइन क्वालिटी है उस चीज़ को भी इम्प्रूव करेगा, और जो आपका कॉन्फिडेंस है आपके स्ट्रोक पर उस चीज़ को भी इम्प्रूव करेगा। और जब आप इस तरह से स्केचेस करते रहोगे थोड़े लंबे टाइम तक, तब आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आप पहले से ज़्यादा क्विक ड्रॉ कर पा रहे होगे किसी भी चीज़ को। ये चीज़ आपकी जो एबिलिटी है किसी भी चीज़ को क्विक ड्रॉ कर पाने की, उस चीज़ को बढ़ा देती है। आपके सामने कोई बैठा है, आपके सामने कोई भी चीज़ रखी है, आप उस चीज़ को बहुत ही क्विक कैप्चर कर पाओगे जब आप इस तरह के स्केचेस डेली बेस पे करते रहोगे। और जब आप इस तरह के स्केचेस करते रहोगे डेली बेस पर, तो ये चीज़ आपकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है कि किसी भी चीज़ को देखकर ड्रॉ कर पाना, कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो और वो पेपर पर आप ड्रॉ कर रहे हो, उस चीज़ को इम्प्रूव करेगी। जो आपकी आँखों और जो हाथ का जो कनेक्शन है वो आपका पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा। आप जो देख पा रहे होगे उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्रॉ कर पा रहे होगे। आप जो लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन है उसे काफ़ी क्विक जज कर पा रहे होगे। तो आपको इस तरह के स्केचेस करने हैं, आपको क्विक लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन को जज करना है और इस तरह से ड्रॉ करना है। आपको उसका फील, उसका जो इम्प्रेशन है उसे कैप्चर करने की कोशिश करना है। आपको उसे परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करना है कि आप उसे बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था सही से, जिसकी वजह से आपको लास्ट रिजल्ट दिखा स्केच का। अब मैंने यहाँ पर दूसरी रेफरेंस पिक्चर ली है और उसे भी सेम इसी तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पहले मार्किंग लगा रहा हूँ, हल्के हाथ से मार्किंग लगा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो आपको परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करना है कि आप हर चीज़ को परफेक्ट ड्रॉ कर दो। जैसा कि मैं यहाँ पर टोकरी बना रहा हूँ, तो हर चीज़ को परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम फाइनल वर्क नहीं बना रहे, हम स्केचेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर गलतियाँ होंगी, आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना है। आपने अपना 100% दिया, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर कोई भी गलती होगी तो आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना है। कोई भी गलती होगी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर स्केच बना रहे हैं, हम दूसरा स्केच को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादातर बिना आर्टिस्टों की गलती ये होती है, जब कहते हैं कि हाँ हम स्केचेस बना रहे हैं, गलतियाँ इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि जब हम स्केच बना रहे हैं तो हमने अपना 100% दिया उसे ड्रॉ करने में, लेकिन उसमें गलतियाँ हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम दूसरे स्केच पर जा रहे होंगे ड्रॉ करने के लिए, तो हम पहले स्केच को देखेंगे कि यहाँ पर हमसे क्या गलतियाँ हो रही थी, क्योंकि एक्चुअल में यही इम्प्रूव कराएगी। जो आप उसमें फीडबैक लोगे कि क्या गलती हो रही थी और आप उसे जब अगले स्केच में सुधारोगे, तो यही चीज़ आपको इम्प्रूव करेगी। गलतियों को सुधारते रहना, उससे फीडबैक लेना पिछले स्केच से और अगले स्केच में उसे सुधारना, तो यही चीज़ आपको एक्चुअल में इम्प्रूव कराएगी। तो अपने आप को ओवर जज मत करो और स्केच को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो कि मैं स्केचेस को सुंदर बना दूंगा और मैं कहीं पर पोस्ट कर दूंगा या किसी को दिखा दूंगा तो कोई मेरी थोड़ी तारीफ़ कर देगा। तो स्केचेस को सुंदर बनाने की कोशिश मत करो। स्केच हमारे स्टडी के लिए होते हैं, हमारी लर्निंग के लिए होते हैं, ना कि उन्हें सुंदर बना के किसी को दिखाने के लिए। वो हमारी लर्निंग के लिए होते हैं। और स्केचेस को जरूरी इन्जॉय करो। जो आप वहाँ पर लाइन लगा रहे हो, जो आप हैचिंग कर रहे हो, जो आप वहाँ पर लाइन लगा रहे हो बिना डरे फ्लो में, उस फ्लो को फील कीजिए और उस कॉन्फिडेंस से जो आप लाइन लगा रहे हो, तो जो आप हैचिंग वगैरह कर रहे हो, तो ज़रूरी है स्केच को एंजॉय कीजिए, ना कि इसलिए कि करो कि हाँ जब मैं इसे कर रहा हूँ तो मेरी इम्प्रूवमेंट होगी। जब आप उससे एंजॉय कर रहे होगे तो आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब आप ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर हैचिंग ऐड कर सकते हो और नहीं भी ऐड कर सकते हो। केवल लाइंस को ड्रॉ करके उतना ही छोड़ सकते हो। वो चीज़ कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसा चाहते हो। मैं यहाँ पर हैचिंग ऐड कर रहा हूँ, मुझे पसंद है हैचिंग करना, वो लाइंस खींचना। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आप हैचिंग करते हैं तो एक डेप्थ आता है, हम शैडो को दिखा पाते हैं, डार्कनेस और लाइटनेस को दिखा पाते हैं, जिससे एक डेप्थ आता है कि कौन सी चीज़ डार्क है, कौन सी चीज़ लाइट है, किधर से लाइट आ रही है, किधर शैडो बन रहे हैं, तो एक डेप्थ आ पाता है। तो हैचिंग इसलिए भी करते हैं, तो मैं इसीलिए भी हैचिंग करता हूँ। तो वो चीज़ कि आप पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, आप हैचिंग करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। मुझे पसंद है तो मैं हैचिंग करता हूँ और उससे एक डेप्थ भी आता है, तो आप चाहो तो हैचिंग कर सकते हो। तो जब आप इस तरह के स्केचेस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हो तो ये चीज़ आपकी फ्री हैंड ड्राइंग स्किल को तो फास्ट इम्प्रूव करता ही है, लेकिन जब आप इस तरह से क्विक ड्रॉ करते हो
इस तरह से स्केचेस करते हो, जो आप लाइंस फ्लो में खींचते हो बिना डरे, जो आप हैचिंग करते हो, जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अगर आप इस तरह की स्केचेस की प्रैक्टिस करो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, मैं हैंडल यहाँ पर डाल दूँगा। और जो भी रेफरेंस पिक्चर मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं वो रेफरेंस पिक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए मैं किस तरह से स्ट्रोक लगा रहा हूँ, किस तरह से डिटेल्स को इग्नोर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेड बनाया तो मैंने बाहरी स्ट्रक्चर को देखा कि उसके लाइंस एंगल्स क्या हैं। मैं वहाँ पर आँख, नाक या लिप्स इन सारी चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं करने लगा ड्रॉ करने के लिए। मैंने बाहरी स्ट्रक्चर देखा, जैसे कि हाथ मैंने ड्रॉ किया तो मैं एक एक उंगली को नहीं बनाने लगा। मैंने उसकी लाइंस एंगल्स देखा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर आएगी और इसका एंगल्स ये है। मैंने क्विक इन सारी चीज़ों को देखा और वहाँ पर मार्किंग लगाई। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ यही आती है क्योंकि हमने आर्टिस्टों को एक एक डिटेल, एक एक स्किन टेक्सचर, एक एक बाल बनाते हुए देखा है, जिसकी वजह से जब हम किसी भी रेफरेंस पिक्चर को देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिटेल्स को पहले देखता है। हमारा दिमाग एक व्यूअर की तरह वहाँ पर एक्ट करता है, ना कि एज एन आर्टिस्ट की तरह। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमारा काम है जब हम किसी भी चीज़ को देखें तो उसे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें, ना कि उसमें सीधे डिटेल में घुस जाएँ। और ये चीज़ आप खुद लॉजिकली समझिए, खुद लॉजिकली सोचिए कि अगर आपको जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ड्राइंग वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप शेडिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग इन सारी चीज़ों पे जा रहे हो, तो जो आपकी शुरुआती स्टेज है जो ड्राइंग आप शेडिंग करोगे वो कहाँ पर करोगे, उन बाउंड्री के अंदर ही करोगे। और आपकी वो बाउंड्री ही सही नहीं है तो आप शेडिंग कहाँ करोगे। तो ज़रूरी है वो बाउंड्री, वो ड्राइंग, वो नी, वो चीज़ आपकी पहले स्ट्रॉन्ग रहे, तब ना जाके आप आगे की स्टेज पे जाओगे। और वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आगे की स्टेजेस वैसे ही ख़राब हो जाएंगी। तो डिटेलिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग, रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिज्म, इन सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए इसलिए कि ये इंटरेस्टिंग लग रही है। इसकी बजाय उन सारी चीज़ों पे काम कीजिए जो आपको एक्चुअल में ग्रोथ देगी अपने ड्राइंग वाले पार्ट पे, जो एज एन आर्टिस्ट आपका एक फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेगी। नहीं तो आप अलग अलग ट्रिक्स, टेक्निक, अलग अलग ट्यूटोरियल्स के पीछे भागते रहोगे लेकिन आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी और जिनकी कोई लिमिट नहीं है। आपको हज़ारों की मात्रा में यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स, ट्रिक्स, टेक्निक मिलती रहेंगी और हर एक नए दिन आपको नया ट्यूटोरियल्स मिलेगा, एक नई टेक्निक मिलेगी। तो अपनी ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कीजिए, अपने फाउंडेशन पर वर्क कीजिए क्योंकि यहीं से आपकी एक्चुअल में ग्रोथ आएगी। बाकी की चीज़ें इसके बाद आएंगी, जो भी आप चीज़ें देखते हो वो इसके बाद आएगी। अगर आपका ये ड्राइंग वाला पार्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फाउंडेशन ही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप आगे की चीज़ें सीख रहे हो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, ये छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है कि जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसकी जो फीचर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ही केवल आउटलाइन नहीं मानना, जो उस पर शैडो बन रहा है उसे भी आउटलाइन का हिस्सा मानना, जिससे आप एक क्लियर डिफरेंस दिखा पाते हो एक लाइट फैमिली का और शैडो फैमिली का। तो ऐसा जब आप चाहे स्केच कर रहे हो चाहे आप फाइनल आर्टवर्क कर रहे हो तो ये चीज़ आपको हर जगह करनी है। जो शैडो है उसे भी आउटलाइन का हिस्सा मानना है, जिससे आप क्लियरली दिखा पाओगे कि जो शैडो फैमिली है वो किधर है और जो लाइट फैमिली है वो किधर है। तो वो ये सिंपल चीज़ है लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए मैं किस तरह से शैडो को भी आउटलाइन का हिस्सा मान रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर पहले हल्के हाथ से हैचिंग दी थी लेकिन मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी और डार्कनेस होनी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी और हैचिंग ऐड कर रहा हूँ डार्कनेस दिखाने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार में ही पूरा प्रेशर लगा के हैचिंग ना कर दें जिससे आपके पास वैल्यू की लिमिट ना बचे। आपको बाद में लगे कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क होना चाहिए तो वहाँ पर आप बाद में हैचिंग ऐड कर सकते हैं। तो पहले हल्के हाथों से, चाहे आप मार्किंग लगा रहे हो तो भी हल्के हाथों से मार्किंग लगाओ, चाहे आप पेंसिल का यूज कर रहे हो चाहे आप पेन का यूज कर रहे हो। तो इस स्केच को करने में मुझे लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम लगा, जो कि लास्ट में कुछ ऐसा दिख रहा था। तो आशा है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है और आप आगे ही ऐसे ही लेसन चाहते हैं इसी टॉपिक पर तो कमेंट करके मुझे बताना।
तो जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम लिखकर भेज देना, जिससे आगे कोई भी अपडेट हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो आपसे मिस ना हो और मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूबल नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, एक प्यारी सी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आपके लिए ये केवल 2 सेकंड की चीज़ होगी, लेकिन मुझे इस चीज़ से एक्चुअल में पता चलता है कि जो मेरा वीडियो है वो सही लोगों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। और यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये वीडियो थोड़ा सा सही है तो इसे बूस्ट किया जाए थोड़ा सा। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।